हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। पिछले वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन 14 देखा था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशन का डिफरेंस हमने वहाँ देखा था। तो अभी बेटा जो हमें देखना है वो फोर्स वाइब्रेशंस और रेजोनेंस के बीच का डिफरेंस देखना है। तो आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। तो इसके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे बेटा हमने एक टेबल लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स वाइब्रेशंस, राइट हैंड साइड में रेजोनेंस। फोर्स वाइब्रेशन में बेटा जो हमने पिछले वीडियो में पॉइंट्स देखे थे 4, वही आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, और रेजोनेंस के जो पॉइंट्स है वो इधर। तो अभी तो बताते वक्त मैं फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फोर्स वाइब्रेशन के बारे में आपको मालूम है, तो देखो पहला पॉइंट फोर्स वाइब्रेशन का, यस। तो पहला पॉइंट बताओ फिर, फोर्स वाइब्रेशन ओ जो सोल्जर्स की मार्चिंग है ना ब्रिज के ऊपर से, उसको दिमाग में लेना। हाँ, तो फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, फोर्स वाइब्रेशंस तैयार होते हैं बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कौन है यहाँ? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जैसे कि वो सोल्जर्स की मार्चिंग, हाँ उनकी मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी कुछ भी रह सकती है। मार्चिंग की यानी लेफ्ट राइट जो करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। तो उसके कारण वो ब्रिज में फोर्स वाइब्रेशंस तैयार होते हैं। हाँ, तो फिर से बताओ फिर, फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, फोर्स वाइब्रेशंस तैयार होते हैं बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के द्वारा। मुझे फिर से बताओ यार, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कौन है? सोल्जर्स की मार्चिंग ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी का वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी सोल्जर्स की मार्चिंग जो है वो किसी कौन सी भी फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। यानी मार्चिंग जो है वो कितने भी वो फास्टली लेफ्ट राइट करे, वो ब्रिज में वो वाइब्रेशंस तैयार करेंगे ही। रेजोनेंस के इसमें मुझे बताइए क्या होता है रेजोनेंस के इसमें? हाँ, तो यहाँ देखो रेजोनेंस के इसमें, रेजोनेंस इज प्रोड्यूस, रेजोनेंस तैयार होता है बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के द्वारा, हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाती है तो रेजोनेंस तैयार होता है। इसके तो दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए कि पहली तो सोल्जर्स की ही, कि भाई सोल्जर्स की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण फिर वो ब्रिज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा, जिससे कि उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिगर वही बेटा जो ऑलरेडी मैंने बताई, तो फिर से बता देता हूँ। ये वो ब्रिज मान लो, इसके ऊपर से ये सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे हैं, सोल्जर्स ये मार्चिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स, 100-200 सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं। तो ये ब्रिज जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या होगा? वाइब्रेट होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट होगा तो ब्रिज गिर सकता है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, किसकी फ्रीक्वेंसी? सोल्जर्स के मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो क्या होता है बेटा? रेजोनेंस होता है। तो फिर से बताओ, रेजोनेंस इज प्रोड्यूस, रेजोनेंस तैयार होता है बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी सोल्जर्स की मार्चिंग, हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इतनी। यहाँ बॉडी यानी ये ब्रिज, ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी ही ये सोल्जर्स के मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी हुई कि रेजोनेंस होता है। यस, तो रेजोनेंस होने के लिए ये
सोल्जर्स की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होती है, वो इक्वल नहीं रहती है। सोल्जर्स के मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं रहती है। इक्वल नहीं रही तो फोर्स वाइब्रेशन, इक्वल रही तो रेजोनेंस। यस, दूसरा पॉइंट बताओ फिर। तो दूसरे पॉइंट पे आते, देखो सेकंड पॉइंट। तो क्या है सेकंड पॉइंट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। अब भी तो मैं वही बता रहा था, ये देखो ना, यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन में ये सोल्जर्स के मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी, सोल्जर्स के मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट होती है। सोल्जर्स के मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी और ये ब्रिज के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट होती है। किसमें? फोर्स वाइब्रेशन में। यस, और रेजोनेंस में बताओ इधर इक्वल होती है, इधर इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यही द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहाँ इज डिफरेंट होती है। इज डिफरेंट यहाँ मस्ट बी इक्वल, यहाँ इक्वल होनी चाहिए, यानी इक्वल होती है टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो बाकी तो ये जो लिखा है वही यहाँ होती है, यहाँ इक्वल नहीं रहती दोनों की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इक्वल होती है। यस, तो फिर से बता दो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी सोल्जर्स की मार्चिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, बॉडी यानी वो ब्रिज, या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी सोल्जर्स की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, बॉडी यानी ब्रिज की ब्रिज, तो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और सोल्जर्स की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी इक्वल। सामने का पॉइंट बताओ फिर, थर्ड एम्पलीट्यूड का। तो भी मैंने बताया ना, इधर फोर्स वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल। एम्पलीट्यूड जो होती है वाइब्रेशन की, ब्रिज का जो वाइब्रेशन है, ये फिगर में बताया बेटा। ये जो ब्रिज है ना बेटा, ये जो ब्रिज है इसकी ये जो वाइब्रेशन जो है इसकी एम्पलीट्यूड, ये चाहे अप वाली या डाउन वाली एक ही बात है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा इसके वाइब्रेशन की, ये जो एम्पलीट्यूड है ये स्मॉल रहती है। किसमें? फोर्स वाइब्रेशन में। ये जो फोर्स वाइब्रेशन में इसमें कम रहती है, लेकिन रेजोनेंस में बेटा ये ब्रिज की ये जो वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये ब्रिज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है, इसीलिए ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स हो सकता है रेजोनेंस में, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कोलैप्स होने के। तो फिर बताओ फिर से तीसरा पॉइंट क्या फिर? तो भाई इधर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल होती है फोर्स वाइब्रेशन में, और इधर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है, इसी कारण तो इधर रेजोनेंस में ब्रिज गिरने के चांसेस होते हैं। चौथा फिर उसी से रिलेटेड है, फेंट साउंड इज प्रोड्यूस। फेंट यानी कम आवाज आता है, हाँ ना, एम्पलीट्यूड कम होने के कारण ब्रिज ज़्यादा वाइब्रेट नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो वो ज़्यादा आवाज़ करेगा क्या ब्रिज वाइब्रेट होते वक्त? नहीं, तो कम आवाज़ आएगा। जबकि इधर मुझे बताओ वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा तो आवाज़ भी कैसा आएगा ना, जोर से आवाज़ आएगा ना, जोरदार आवाज़ आएगा। तो लाउड साउंड इज प्रोड्यूस, लाउड साउंड तैयार होता है। और पांचवे इसमें बेटा, फिफ्थ इसमें एग्जाम्पल यहाँ लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, फिर अगर पांचवा पॉइंट लिखना चाहते हो तो आवश्यकता तो नहीं, 4 ही पॉइंट लिखने होते हैं। तो पांचवा पॉइंट अगर लिखना चाहते हो एग्जाम्पल का, तो इधर एग्जाम्पल और इधर भी बेटा एग्जाम्पल। हाँ, तो ये पांचवे पॉइंट का ये एग्जाम्पल, इधर भी पांचवे पॉइंट का एग्जाम्पल। तो इधर एग्जाम्पल क्या लिखोगे बताओ बर? तो वही एग्जाम्पल सोल्जर्स का मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान दो। क्या? द सोल्जर्स मार्चिंग ऑन द सस्पेंशन ब्रिज, द सोल्जर्स मार्चिंग ऑन द सस्पेंशन ब्रिज। ओके, हाँ, द सोल्जर्स मार्चिंग ऑन द सस्पेंशन ब्रिज।
वेयर जहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोल्जर्स मार्चिंग इज डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज। हाँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, इधर वही लिखना है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा, द मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स ऑन द सस्पेंशन ब्रिज वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्चिंग of soldiers is equal to the frequency of vibration of the bridge। ये इधर बेटा, या इधर आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कौन सा, वो रेडियो स्टेशन और रेडियो रिसीवर का है ना। क्या, when the frequency of radio station and the frequency of radio receiver matches, यानी मैचेस है ना इक्वल होना, देन द प्रोग्राम कैन बी हर्ड लाउडली। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, दोनों की किसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, रेडियो स्टेशन से जो प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, सादी भाषा में रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी, और रेडियो रिसीवर यानी आपके घर में जो रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आप वो प्रोग्राम क्लियरली सुन सकते हैं। क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई मतलब रेजोनेंस हुआ, और इसलिए आप क्लियर आवाज़ में, बड़े आवाज़ में वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो इधर दो एग्जाम्पल, अब दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे बेटा ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो रहा है। अगले इसमें हम सामने का क्वेश्चन देखेंगे। ओके बेटा, ओके।